हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आप देख रहे हो कि आजकल ये बात चल रही है जब से कल एग्जिट पोल आया है कि अब वो ईवीएम का नाटक शुरू होगी। ईवीएम ये हो गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया है कि ईवीएम में झोल हो गया है, सब कुछ बदला जा चुका है। एंड अभी भी पीपल आर होपिंग कि बीजेपी के जो नंबर एग्जिट पोल में है वो नहीं आएंगे जो कल फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो है, कैन ईवीएम रियली बी हैक्ड, एंड इट इज़ अ 3D एनिमेशन बाय प्रोफेसर ऑफ हाउ। तो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आके जरूर चेकआउट करना। लेट्स बिगिन और देखते हैं और जानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। अपने देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट एवर इलेक्शन इन हिस्ट्री। मतलब टोटल 97 करोड़ भारतवासी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब चाहे ये 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हों या फिर हजारों पॉलिटिकल पार्टीज हों, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इन 3 मशीन्स के ऊपर है जो आप टेबल पर देख रहे हो। इन तीनों मशीन्स को कंबाइनली ईवीएम बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब दिक्कत की बात यह है कि इतिहास गवाह है, हारने वाली पार्टी ने हमेशा ही ईवीएम पर यह कहते हुए ब्लेम लगाया है कि यार ईवीएम तो हैक हो गई थी। पर क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है? भी वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। के देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? इस सब के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी राजीव कुमार कहते हैं, हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये सब देख के कुछ सपोर्टर्स को लगता है कि बीजेपी को तो आज तक कभी ईवीएम से कोई दिक्कत हुई ही नहीं। लेकिन असलियत तो ये है कि ईवीएम हैकिंग का ढिंढोरा पीटने वाले सबसे पहले लोगों में से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक थे। 2009 के जनरल इलेक्शंस हारने के बाद बीजेपी ने यूपीए पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का ब्लेम लगाया था। यहाँ तक आपको इतना तो क्लियरली समझ आ ही गया होगा कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो अपने आप को कवर अप करने के लिए ईवीएम को आगे कर देती है। लेकिन कई इंसिडेंट्स पास्ट में ऐसे भी हुए हैं जहाँ जनता को सच में ये लगा था कि भाई ईवीएम हैक तो हो सकती है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे ये क्लेम करता है कि ईवीएम मशीन की हैकिंग इम्पॉसिबल है। आई मीन सोच के देखो, जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंप्यूटर्स तक को हैक किया जा सकता है तो फिर जो ईवीएम किसी शहर के एक स्टोर रूम में ही बंद है वो कैसे सिक्योर रह सकती है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अपोजिशन पार्टीज वाले एग्जैक्टली किन सबूतों के बेसिस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। वोट डालने के प्रोसेस पर और ईवीएम मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म पर एक नजर हमको डालनी ही पड़ेगी अगर हम ईवीएम हैकिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो वोट डालने से पहले 3D एनिमेशन में इस बूथ के मैप को भी समझो। देखो, ये इस बूथ की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाने के बाद सबसे पहले बैठे हैं ये 3 पोलिंग ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स के जस्ट सामने बैठा है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में है ये वोटिंग कंपार्टमेंट और फाइनली ये है इस बूथ का एग्जिट गेट। पोलिंग बूथ के गेट में एंटर होने से पहले वहां खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स अच्छे से आपकी चेकिंग करते हैं। तलाशी लेने के बाद आपको सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर आपकी वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में आपका नाम क्रॉस चेक किया जाता है। इसके बाद आपको अगले पोलिंग ऑफिसर के पास जाने को कहा जाता है। ये ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए रजिस्टर में आपके वोटर आईडी की पूरी डिटेल्स लिखेगा एंड आपकी डिटेल्स नोट करने के बाद उसी रजिस्टर में आपके सिग्नेचर भी करवाएगा। उसके बाद तीसरा पोलिंग ऑफिसर आपके लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर पर कभी ना मिटने वाली इंक लगा देगा और आपको एक स्लिप भी दे देगा। उसके बाद वो स्लिप लेकर आपको सामने बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने को बोलेगा। जैसे ही आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते हो तो आपकी फिंगर चेक करके आपसे स्लिप ले लेगा और बॉक्स में उस स्लिप को डाल देगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद के सामने रखी हुई इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करेगा, जिससे इस कंट्रोल यूनिट में मौजूद ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। इसी के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी इस बैलेट मशीन की भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। बैलेट मशीन की ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि बैलेट मशीन वोटिंग के लिए रेडी है और कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि अब आप बैलेट यूनिट से अपना वोट कास्ट कर सकते हो। बट हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं गाइस, तो इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रही, चाहे वो इंडिया के अंदर से आए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो। ये सब को फैक्टर करते हुए कि कौन सी पार्टी आएगी, कितनी सीट्स के साथ आएगी, मार्केट अपनी एक शेप लेता है।
तो इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो मैं आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, मार्केट वुल्फ। यस गाइज, ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट वुल्फ यूज करते हुए आप स्कैल्पिंग भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ये ऐप बेस्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट वुल्फ यूज कैसे करना है। यहाँ मैंने ऐप को ओपन कर लिया और पिन डाल के लॉगिन कर लिया है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे इजी वे में किस में ट्रेड करना है ऑप्शन। अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक अमाउंट डिफाइन करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है अप का ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है कि फास्ट या फास्टर। तो मैं यहाँ सेफ रहने के लिए मैं फास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और बस हो गया। सबसे बेस्ट बात यह है कि गाइज यहाँ पे आप 999 रुपीज में मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं किसमें आपको ट्रेड करना है। और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं करता। 99 रुपीज में आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऐप एक फीचर देती है स्टॉप लॉस का फीचर, जहां पे अगर आपका ट्रेड माइनस में जा रहा हो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो उस ट्रेड को वहीं स्टॉप कर देगा और आपका लॉस होने से बचाएगा। तो ये ऐप बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। और गाइस आप इसमें देख सकते हैं, आप अपना लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और मैंने यहाँ पे 1829 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया 32% इन लेस देन 2 मिनट्स। और इसका एक और फीचर है जो आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 19 रुपए का ब्रोकरेज देना है, अगर आपको लॉस होता है तो सिर्फ 9 रुपए का ब्रोकरेज देना है। लेकिन ये देखा जाए दूसरी ऐप्स में 20-20 रुपए का ब्रोकरेज होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये हुई ना आपके लिए फायदे की डील। क्योंकि ऐप ये इतना इजी एंड सेफ टू यूज है तो आप जाके चेकआउट करो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, जाके चेकआउट करो मार्केट वुल्फ। खैर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना आईडी कार्ड वापस लेने के बाद यानी कि वोट डालने के लिए इस वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ चले जाते हो। अब वोटिंग के मैकेनिज्म को ध्यान से समझने के लिए एक बार और इन 3 मशीन्स पर नजर मार लो। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये जो रखी हुई है ये कंट्रोल यूनिट है, और आगे जहाँ खड़े होकर आप वोट डालते ये वाली मशीन तो बैलेट यूनिट है, और ये साइड में रखी हुई मशीन वीवीपैट है। अब ध्यान से समझो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वोटिंग का ये सारा का सारा मैकेनिज्म मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये जो कंट्रोल यूनिट रखी हुई थी ये मास्टर है, और ये बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये दोनों ही स्लेव्स हैं। अब जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है तो कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को ऑन होने का ऑर्डर देती है। अब जैसे ही आप बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देते हो तो पहले तो एक लॉन्ग बीप साउंड आता है। उसके बाद ये बैलेट यूनिट अपने मास्टर के पास यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल भेजती है कि वोट रिसीव हो गया है। सिग्नल मिलते ही ये मास्टर यानी कि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को एक फिजिकल पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यही रीजन है कि बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने के जस्ट बाद साइड में रखी हुई वीवीपैट मशीन आपको ये भी दिखा देती है कि आपने जिसको वोट दिया था उसकी पर्ची ये रही, और इस नॉन डिजिटल डिस्प्ले पर वो पर्ची टोटल 7 सेकंड तक डिस्प्ले होती है, और उसके बाद इसी वीवीपैट के कंपार्टमेंट बॉक्स में ऑटोमेटिकली कट होकर वो पर्ची गिर जाती है। एनीवेज, वोट देने के बाद इस एग्जिट गेट से आप बाहर आ जाते हो। 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। जस्ट अभी आपने ये जो वीडियो क्लिप देखी ये साल 2017 की है, दिल्ली असेंबली की है। जो व्यक्ति आपको इस वीडियो में बोलते हुए दिखाई दिए वो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि आज दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इस वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली में और पूरे देश के सामने ये ओपनली क्लेम किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाया और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के कुछ सीक्रेट कोड्स भी बताए। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वोटिंग करते वक्त बैलेटिंग यूनिट में अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देने के जस्ट बाद अगर उस पर्टिकुलर पार्टी का सीक्रेट कोड आप एंटर कर देते हो तो उस मशीन में आगे आने वाले सभी वोट्स उस एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आगे आने वाले लोग किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं और किसको नहीं। इस पूरे मामले का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ करके बताया, फाइनल रिजल्ट जब मशीन में उस असेंबली में आया तो वो भी सौरभ भारद्वाज के हिसाब से ही था, या आसान शब्दों में यूं कह लो कि ईवीएम हैक हो पा रही थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ईवीएम हैक
हो पा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस पूरी सिचुएशन पर क्या रिस्पॉन्स था? इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज के इस इल्जाम को पूरी तरह से फर्जी बता दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर शब्दों में ये बात बोल दी थी कि सौरभ भारद्वाज ने जो ईवीएम मशीन यूज की है वो एक डमी मशीन है, किसी देसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने बनवाई है। ना ही तो इलेक्शन कमीशन ऐसी मशीन को कहीं यूज करता है और ना ही ये मशीन उनके द्वारा अप्रूव्ड है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन की इम्पॉसिबल हैकिंग का सॉलिड क्लेम इस बात पर भी करता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ईवीएम में किसी भी तरह का एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, यानी कि ना कोई वाईफाई, ना ब्लूटूथ, ना ही इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात यह है कि ईवीएम बैटरी पर चलने वाली मशीन है। सोच के देखो, वो बचपन वाला वीडियो गेम जो सिर्फ बैटरी पर चलता था, क्या लगता है आपको कि उस गेम को हैक किया जा सकता है? सेम केस ईवीएम के साथ भी है। बीइंग अ स्टैंड अलोन मशीन, ये बात तो क्लियर है कि ईवीएम को कहीं डिस्टेंस से हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ईवीएम मशीन्स का फिजिकल एक्सेस अगर किसी को मिल जाए तो वो बंदा उन मशीन्स को टेम्पर तो कर ही सकता है ना। यहाँ टेम्परिंग का मतलब है कि कोई क्रिमिनल कंट्रोल यूनिट को खोलकर उसकी चिप के साथ या तो छेड़छाड़ करे या उसको पूरी तरह से बदल ही दे। लेकिन 7 सितंबर 2023 को एक सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह अश्योर किया था कि ईवीएम को सिर्फ हैक ही नहीं बल्कि टेम्पर भी नहीं किया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किस बेसिस पर किया है ये समझो। जिस ईवीएम की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट की जाती है, इसलिए उसे ECI ईवीएम कहते हैं। अब फिलहाल ये ईवीएम मशीन्स बनाने की जिम्मेदारी 2 गवर्नमेंट कंपनीज के पास है, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वंस ईवीएम मशीन्स आर रेडी, देन इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में उनको रखा जाता है। हाल ही में कई अपोजिशन पार्टीज ने यह सवाल उठाया है कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वो कंपनी जो ईवीएम बनाने का काम कर रही है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक पार्टी पहले से ही चिप को अपने फेवर में मैनिपुलेट करवा ले? लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले किसी को ये नहीं पता होता कि कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर बैलेट यूनिट के डिस्प्ले में कैंडिडेट्स के नाम किस सीक्वेंस में आएंगे। इसलिए पहले ही किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के फेवर में ईवीएम को मैनिपुलेट करना टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जब इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में ईवीएम मशीन्स को आगे भेजा जाता है तो एक नहीं बल्कि 2 स्टेजेस पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसे बोला जाता है रैंडमाइजेशन प्रोसेस। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी। ये वैसा ही है जैसे एक लॉटरी सिस्टम, कंपनी वालों को पता भी नहीं होता और मैनुअली भी डिसाइड नहीं किया जाता है कि कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी और किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। इसके अलावा इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज से ईवीएम मशीन्स को आगे भेजने से पहले ही फर्स्ट लेवल चेकिंग भी की जाती है। फर्स्ट लेवल चेकिंग का मतलब होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेस्ट वोटिंग्स करवाकर ये प्रूव करता है कि उस समय मशीन्स न्यूट्रल रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस कर रही हैं। ये भी समझो कि वोटिंग होने से जस्ट पहले और वोटिंग होने के जस्ट बाद ईवीएम मशीन्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। इस स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है कि बिना इजाजत के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सारी ईवीएम मशीन्स 24 घंटे और 7 दिन इस स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में ही रहती हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के द्वारा लगाई गई स्पेशल सील से ये स्ट्रॉन्ग रूम लॉक्ड रहता है और इस सील को हटाने की परमिशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के पास ही होती है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे पुलिस ऑफिसर्स तैनात रहते हैं। जब इस स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है तब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखते हैं और साथ में ये पूरा प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। इस वीडियो में यहाँ तक आपको ये बात तो क्लियरली समझ आ गई होगी कि ईवीएम मशीन के स्टैंड अलोन होने की वजह से उसको हैक करना पॉसिबल नहीं है और स्ट्रॉन्ग रूम एंड ट्रैवलिंग की एक्सट्रीम सिक्योरिटीज की वजह से टेक्निकली देखा जाए तो इसको टेम्पर करना भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये बात भी याद रखो कि एक ईवीएम मशीन का लाइफ स्पैन 15 साल का है। अब ईवीएम का पहला मॉडल साल 1990 में शुरू हुआ था जो कि साल 2006 में बंद कर दिया गया था। इस इलेक्शन में यानी कि 2024 वाले चुनाव में ईवीएम का M3 मॉडल यूज किया जाएगा। इस M3 मॉडल में हैकिंग और टेम्परिंग को रोकने के लिए कई सारे नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। इस M3 मॉडल के इन फीचर्स को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ईवीएम को हैकिंग और टेम्परिंग से बचाने के लिए इसमें एक खास सिस्टम लगाया गया है UADM यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल। इस सिक्योरिटी फीचर में ये एडवांसमेंट किया गया है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को ओपन भी करेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली डेड या डिसेबल हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखो कि ईवीएम की चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, मतलब इसमें डेटा सिर्फ एक बार ही डाला जा सकता है। इसके अलावा जब आप बैलेट यूनिट का बटन प्रेस करते हो तो वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट होकर कंट्रोल यूनिट में जाता है। हर बार जब बटन दबाया जाता है तब एक नया अलग कोड जनरेट
लीक होता है। अलग अलग कोड जनरेट होने की वजह से इस कोड के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। साथ ही इस सिस्टम में हर प्रेस्ड की रियल टाइम डेटा और टाइम स्टैंपिंग भी होती है। ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त टेम्परिंग से बचाने के लिए उसमें ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ईवीएम की लोकेशन और मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इन सभी सिक्योरिटी एनहेंसमेंट्स ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था। चैलेंज ये था कि हमारे ऑफिस में आओ, ये रही तुम्हारे सामने ईवीएम मशीन, अगर किसी में दम है तो इसको हैक करके दिखा दो। तो इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था और इस चैलेंज के लिए रजिस्टर किया था। एक तो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और दूसरी सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और गजब की बात यह है कि चैलेंज जिस दिन था उस दिन दोनों ही पार्टीज में से कोई भी नहीं गया। इंडिया में वोटिंग प्रोसेस को लेकर हाल ही में एक और पिटीशन डाली गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की गई कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए। 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वीवीपैट मशीन्स में जितनी भी स्लिप्स मौजूद हैं उन सभी की मैनुअल काउंटिंग की जाए और कंट्रोल यूनिट के साथ क्रॉस चेक किया जाए। करंट कंडीशन ये है कि 5% ही वीवीपैट वेरिफिकेशन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से 3 दिन पहले ये कहते हुए इस प्ली को डिक्लाइन कर दिया कि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, एरर्स के चांसेस भी उतने ज्यादा ही होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फटकार लगाई है कि सिस्टम पे भरोसा करना होगा, इसको टेक डाउन करने की कोशिश मत करो। देश का वोटिंग प्रोसेस हम वापस 60 साल पीछे खींचकर नहीं ले जा सकते। सवाल बस अब इतना सा रह गया है कि कंक्लूजन आखिर है क्या? ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं? कंक्लूजन ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि टेक्निकली ईवीएम मशीन को हैक करना या फिर उसको टेम्पर करना यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। वो बात अलग है कि कोई अंदर का बंदा किसी स्टेज पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला हुआ हो, उस केस में फिर भी कुछ हो सकता है। इसी चीज के बेसिस पर अपोजिशन पार्टीज ये ब्लेम करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बाइस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हाल ही में इन अपोजिशन पार्टीज ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इलेक्शन कमीशन एक सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग तो पार्शियल है, चुनाव आयोग तो इम्पार्शियल नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसे देखा गया इंडिपेंडेंस का बाद कि आइन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वराष्ट्र मंत्री को साथ में लेके चुनाव आयोग का जो मेंबर कौन होगा वो सिलेक्ट कर। कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। और ये बात कभी मत भूलना कि पास्ट में राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, दोनों ही तरफ की पार्टीज ने ईवीएम हैकिंग के ब्लेम्स अपनी हार को कवर करने के लिए लगाए हैं। ये तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि मतलब अभी दे आर ब्लेमिंग आफ्टर द एग्जिट पोल की ईवीएम हैक हो गया होगा। एंड राहुल गांधी ऑल्सो सेड कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो वो सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ चलते हैं, जैसे इस वीडियो में था कि जब भी कोई पार्टी हारती है तो वो ब्लेम सीधा ईवीएम पे ही डाल देती है। एंड इलेक्शन की वजह से ले दे के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट आती है। तो अगर अभी तक आपने मार्केट वुल्फ डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ एंड कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो मार्केट वुल्फ को। लेकिन ये वीडियो बढ़िया थी एंड वी एंजॉयड इट। वी होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया देखने तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।